नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो हमें फ़र्क समझना है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में, वैलेंसी वर्सेस ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे मैं इस तरह डिफाइन कर सकती हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और एलॉबरेट कर दूंगी। मैक्सिमम या नंबर ऑफ बॉन्ड्स फिलहाल formed by element। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें तो यदि मैंने अमोनियम आयन बनाई है, सेंटर एलिमेंट नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू H पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इससे कोवैलेंसी हो गई +4, 4 हो गई, 4 बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है। और यदि मैं PCl5 की बात करूं जो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है, यहाँ ये 5 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी जो है वो 5 हो गई। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स used by central element नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज बाय सेंट्रल एलिमेंट में अगर आप यहाँ देखें तो इसके लिए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए कि शेयरिंग में ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं? 5। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक फॉस्फोरस का है, तो यहाँ 5 है। ये जिससे जुड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैं यहाँ कहूँगी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस को देता है तो वो काउंट नहीं होता है। यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। पर मैं +5 वाला भी एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ, NCl3। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। और अगर आप N2O5 नोटिस करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, पर बॉन्ड अभी भी देखें तो 4 बना रहा है, तो कोवैलेंसी कितनी है? 4। तो स्टेटमेंट अब आप सुन लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट थोड़ी वैसे भी एनॉमली दिखाता है, तो वो एनॉमली आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल रही है, और वो ये है कि नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट को 5 तक ले जा सकता है। वो अपन ने पहले भी देखा N2O5 में, यहाँ भी दिख रहे हैं। जबकि फॉस्फोरस कोवैलेंसी भी 5 कर सकता है, इवन वो 6 भी कर सकता है, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 तक ले जा सकता है। तो पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वैलेंसी और वो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं। अब वजह अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की अगर आप बात करें तो वो सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सेकेंड पीरियड होने से लिमिट ये आ गई कि उसके पास डी सबशेल नहीं है, तो वो 2s है उसके पास, 2p है उसके पास, पर आगे 2d नहीं है जिस पे वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सके। इसलिए वो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, यहाँ बॉन्ड बना सकता है। मतलब ऑर्बिटल्स लगते हैं बॉन्ड बनाने के लिए VBT के अकॉर्डिंग, तो इसके पास ऑर्बिटल ही टोटल 4 है। 4 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना सकता है, तो 4 वैलेंसी।
वैलेंसी भी 4 हो गई, क्योंकि बॉन्ड ऑर्बिटल 4 है तो वैलेंसी भी क्या हो गई, 4 हो गई इसकी। मगर इस वैलेंसी में ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैन यूज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ते वक्त उसने 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉन्ड बनाने में। जैसे कोवैलेंसी कहते हैं तो उसके 4 ऑर्बिटल्स है तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उस हिसाब से उसकी वैलेंसी जो हो गई वो 4 हो गई। परंतु उस बॉन्डिंग में ये 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कप टू +5 भी हो सकती है, जो हमने N2O5 में देखा। पर यदि आप फॉस्फोरस की बात करें तो ये फॉस्फोरस 3rd पीरियड का मेंबर है। 3rd पीरियड का मेंबर होने के कारण उसके पास बेनिफिट ये है कि उसकी ग्राउंड स्टेट में अगर उसे और भी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 5 ऑर्बिटल अवेलेबल होगा उसके पास में, तो वो इसलिए हो पा रहे कि 3rd पीरियड का मेंबर होने के कारण उसके पास में 3D ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल है। तो चाहे तो वो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो अब उसके पास में ना सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं बॉन्डिंग करने के लिए, खुद के 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद के दिख रहते हैं, ना सिर्फ उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग करने के लिए, उसके पास में 5 ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल है। इसलिए वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। इवन अगर यहाँ पे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन माने तो अगर फ्लोरीन यहाँ पे देता है इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव, इट इवन कैन फॉर्म PF6 नेगेटिव। तो इसने एक और ऑर्बिटल यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब ये अपनी कोवैलेंसी 6 तक पहुंचा लेता है। 6 कोवैलेंसी मतलब केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी हो तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है। पहले S फिर 3p और 2d, आप देख रहे हैं इसने कितने ऑर्बिटल यूज किए, 3, एक 4, एक 5 और 6, तो एक S यूज किया 3p और 2d। जबकि यदि आप नाइट्रोजन की बात करें इट कैन यूज ओनली 1s एंड 3p, मतलब इट कैन शो ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले फ़र्क समझना ज़रूरी है कोवैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे मैंने कहा इनर्ट पेयर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया था। वैलेंसी इज नंबर ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स चाहिए। नाइट्रोजन जो कि 2nd पीरियड का मेंबर है उसके पास ऑर्बिटल सिर्फ एक S अवेलेबल है और 3p, इसलिए वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि इस 4 ऑर्बिटल्स में उसके 5 इलेक्ट्रॉन है, वो पाँचों यूज़ कर सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 तक बढ़ा सकता है जैसा कि उसने N2O5 में किया, मगर वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं कर सकता। इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी कुड बी 4, इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कुड बी +5, मतलब दोनों वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब दोनों अलग चीज़ें होती है। फिर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होने से वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, आगे के और भी d यूज़ कर सकता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है उसके पास, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट कुड बी +5 लाइक नाइट्रोजन। मगर जैसा आपने देखा उसने PF नेगेटिव में उसने 2d यूज़ कर लिया गैस और एथिन, मतलब वो अपने ऑर्बिटल 6 तक यूज़ कर सकता है, sp3d2 हाइब्रिडेशन भी दिखा सकता है, मतलब उसकी कोवैलेंसी 6 तक हो सकती है पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 तक हो सकती है। तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर्स बाकी मेंबर से कंपेयर में वेरिएशन दिखाता है प्रॉपर्टीज में, दैट इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। और इस एनॉमलस बिहेवियर में पहला पॉइंट वाइज डिस्कस करें, पहले मैं रीजंस बता देती हूँ किसी भी एलिमेंट के एनॉमलस बिहेवियर दिखाने के पीछे। तो पहला जो होता है वेरी स्मॉल साइज, बाकियों से बहुत छोटा है, 2nd पीरियड के मेंबर्स होते हैं ये, वेरी स्मॉल साइज। छोटे होने के साथ नॉन मेटलिक होते हैं, मेटलिक तो नीचे आता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर
एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से अभी हमने देखा है कि नॉर्मली तो और हाई आयोनेशन एनर्जी, साइज छोटी है वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होने से। तो हम एक पॉइंट देखते हैं क्या नॉर्मली दिखाता है। इससे हम पहला पॉइंट लेते हैं सबसे पहले, जो हमने अभी देखा, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कुड बी मैक्सिमम 4। अभी हमने रीजन भी देखा क्यों। अदर एलिमेंट अप टू 6। एग्जाम्पल PF6 नेगेटिव। पहला। दूसरा जो है आपको रीजन बताएगा कि क्यों नाइट्रोजन डायटोमिक है जबकि बाकी एलिमेंट 4 तक जुड़ सकते हैं। ये बोर्ड्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऐसा क्यों करता है। तो नाइट्रोजन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, खुद से, और विथ अदर एलिमेंट। बाकियों से भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, N डबल ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो जैसे पहली वाली एनोमली के पीछे वजह थी कि D का नहीं होना इनके पास में, दूसरे वाले की जो वजह है वो है स्मॉल साइज। पाई बॉन्ड जो होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अगेन ये केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है, डिटेल में चाहे तो आप उस चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में आपने जैसे कि देखा कि एक तो लोन पेयर होती है, इसके अलावा ये नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर आप देखें तो इसमें एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, इसके अलावा ये 2 पाई ऑर्बिटल बनाता है। इसका सेकेंड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक और एटम। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद वैसे एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है और जितनी एफिशिएंट हेड ऑन ओवरलैपिंग मानी जाती है उतनी एफिशिएंट साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं मानी जाती। इसकी वजह से ये होता है कि इसमें जो ओवरलैपिंग है वो दूर से हो पाती है, कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखें तो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो 2p हैं, और आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये फॉस्फोरस होता तो 3p होता, जिनकी साइज और बड़ी हो चुकी होती। तो आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए कि सिग्मा बॉन्ड बनाना तो आसान है क्योंकि वो सीधे आ रहे हैं, और एक बार सिग्मा बॉन्ड बन जाता है उसके बाद ही पाई बनता है क्योंकि सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई वीक होता है। इस वजह से इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता है। अगर 2s 2p के लिए इतना आसान नहीं है इस तरह ओवरलैप करना, तो 3s 3p और 3p के लिए कैसे होगा जो इतनी दूर है। एनर्जी बढ़ने के साथ उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, साइज भी बढ़ने के साथ में डिस्टेंस बढ़ता है। 4p आर्सेनिक, 5p एंटीमनी और 6p बिस्मथ। मतलब मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि 2p से जैसे 3p में जाएंगे, जैसे 4p में जाएंगे, जैसे 5p में जाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि इतनी दूर से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि नाइट्रोजन बना पड़ता है खुद से बना के, वो डायटोमिक स्टेट बनाकर अपनी तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेता है, इसलिए उसका काम चल जाता है।
मगर बाकी एलिमेंट फॉस्फोरस जैसे जो कि पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, वो फिर सिग्मा बॉन्ड बनाकर अपनी 3 वैलेंसी जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं और वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए हम इन लिखते हैं P4। तो एक तो ये अनोमली दिख रही है कि नाइट्रोजन के पास यूनिक कैपेसिटी अपने स्मॉल साइज और 2p और 2p के बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस ना होने से वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। इनके बीच में साइज बढ़ने के साथ और एनर्जी डिफरेंस बढ़ने के बाद इनके पास इतनी दूर से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसी कारण ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाते और अपने तीनों बॉन्ड को सिग्मा से सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह 4 आपस में जुड़कर हर कोई आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड बना के अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए नेचर में ये पॉलीएटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। अगर फॉस्फोरस 3p में नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा पाई बॉन्ड बनाना, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड बनाकर अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये सेकेंड एनोमली हो गई। इसके अलावा यहीं पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये आपने बार बार सुना होगा इस प्रॉपर्टी को लेकर कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, और ये सवालों में काफ़ी पूछते हैं कि व्हाई इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इससे रिएक्शन करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए जब भी हमें इनर्ट मीडियम लगता है, लाइक आप क्रायो सर्जरी पढ़ेंगे, जो बर्निंग जैसे केस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में कराए जाते हैं जो रिएक्ट न करें। स्टील इंडस्ट्री में जहाँ रस्टिंग के चांसेस होते हैं कि ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी तो ज़्यादा है, वो सरफेस के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा, वहाँ नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर का यूज़ किया जाता है। इवन चिप्स के पैकेट्स के अंदर इसको भरा जाता है क्योंकि चिप्स लंबे टाइम तक तब चलेगा जब वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन की ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो इनर्ट होता है, वो आसानी से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। उसकी वजह यही 3 बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। कुल मिलाकर अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करना है तो पहले इन दो को अलग करना पड़ेगा। इन दो को अलग करने के लिए यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, जबकि फॉस्फोरस में एक तो सिंगल बॉन्ड है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये जब पास आ जाते हैं तो इनके बीच में एंगल्स बहुत कम होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये बॉन्ड सब एक दूसरे के पास रहते हैं। इन्होंने स्ट्रक्चर्स बना तो लिया मगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। जहाँ ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है रूम टेम्परेचर पे, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब ये दोनों आसपास के मेंबर एकदम अपोजिट नेचर दिखा रहे हैं। जहाँ ये इनर्ट है ये हाईली रिएक्टिव है। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा कमरे का टेम्परेचर हो जाए तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आप 11th में एस ब्लॉक का पढ़ते होंगे, सोडियम इज़ नॉट स्टोर्ड इन वाटर केरोसिन, पर ये इसका उल्टा है, ये पानी के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि 30 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होते ही आग पकड़ लेता है। तो उसकी वजह समझिए, जहाँ उसकी वजह है कि 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं होती, तो टूट नहीं पाता, इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाता। वहीं पर इसमें काम करने वाला एंगल स्ट्रेंथ जो इसमें एकदम पास में आ गए हैं, तो ये बॉन्ड पर रिपेल कर रही है, लोन पेयर इनको रिपेल कर रही है। इन सारी वजहों की वजह से ये बॉन्ड बहुत वीक होते हैं और ये आसानी से एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये आसानी से एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड, जिसके स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसे फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस भी कहा जाता है। तो जहाँ ये अनरिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को एक दो बार दोहरा देती हूँ। तो पहले मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन क्यों पाई बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। 2p साइज में भी छोटे हैं, एनर्जी डिफरेंस कम होने से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ये अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसे एलिमेंट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं p में, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, साइज़ बड़ी होने से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करते, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड बना के कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से अपनी तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। नाइट्रोजन काफ़ी इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसे अगर रिएक्ट करवाना है तो 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है। परंतु फॉस्फोरस छोटे एंगल के कारण बॉन्ड सारे काफ़ी एक दूसरे करीब आ जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं और रिपल्शन से बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए आसानी से एयर में रिएक्ट कर जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अंधेरे में हड्डियाँ चमकती हैं, वो इसी वजह से कि ये जो वाइट फॉस्फोरस है
3 एलोट्रॉप थे, वाइट सबसे अनरिएक्टिव था, ये वाइट फॉस्फोरस ही है जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाता है, हमारी हड्डी जब बाहर के एयर के कांटेक्ट में आती है, और जब ये जलता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है जिसके कारण हड्डी चमकती दिखाई देती है। इसलिए भी हम कहते हैं कि वाइट फॉस्फोरस कैमेल्यूमिनेसेंस दिखाता है, वो अंधेरे में चमकता दिखाई देता है, तो उसकी वजह है इसकी अनस्टेबल नेचर। याद रखिएगा टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये आग पकड़ लेता है, और इससे हम पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अपोजिट डेट ऑफ सोडियम, जिसे नहीं रखा जाता पानी में, इसे पानी के अंदर रखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखिएगा, अगर ये कंपैरिजन सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज अनस्टेबल while the phosphorus phosphorus single bond is stable। तो बहुत माइनर सी बाउंड्री है जिसे आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, वो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये आंसर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड की बात आए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात आए N2, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, परंतु सिंगल बॉन्ड में ये अनस्टेबल है। इसके वजह ये है कि जैसे कि इसकी बहुत छोटी सी साइज़ है, उसके पास लोन पेयर है। केमिकल बॉन्डिंग की VSEPR थ्योरी जो कहती है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब ये लोन पेयर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगी, साइज़ छोटी होने के कारण इनके पास में आने का चांसेस ज़्यादा है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह रिपल्शन इस बॉन्ड को वीक बना देगा, जैसे यहाँ बॉन्डिंग वीक हुई थी। परंतु रिलेटिवली फॉस्फोरस की साइज़ बड़ी होने से इसके जो लोन पेयर हैं वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, और लोन पेयर दूर होने से इनमें इतना रिपल्शन काम नहीं करेगा। बहुत माइनर फ़र्क के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि अगर N2 का कंपेयर P4 से कराया गया है तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, परंतु N सिंगल बॉन्ड N का कंपेरिजन P सिंगल बॉन्ड P से कराया है तो फिर नाइट्रोजन अनस्टेबल है ड्यू टू स्मॉल साइज, लोन पेयर कम क्लोजर, repel each other and therefore bond become weak. While in case of phosphorus, arsenic, antimony, due to large size, they are relatively away from each other. That much lone pair repulsion does not occur. Therefore, it is stable bond on a single bond basis. और फॉस्फोरस का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखिएगा। फॉस्फोरस को बनाने का नाइट्रोजन जो है काफ़ी अबंडेंट है, आपको जैसे पता है एटमॉस्फेयर में। फॉस्फोरस की यदि बात करूँ तो फॉस्फोरस को बनाने के लिए कोई भी फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड मेनली बोन्स होती है वो, और कोक और सिलिका को लेकर इलेक्ट्रिक फर्नेस पे गर्म किया जाता है। तो एक बार सवाल हुआ है कि ये इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो एटमॉस्फेयर अबंडेंट सोर्स है। प्रोटीन है, आपको याद हो तो प्रोटीन के फॉर्म में एनिमल्स और प्लांट्स में होता है, चिली सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर। फॉस्फोरस के लिए रॉक्स बोली थी, एपेटाइट फैमिली। इसके अलावा फॉस्फोरस यदि आप बनाना चाहें हड्डियों से तो आप 3 चीज़ें मिक्स करके इलेक्ट्रिक फर्नेस पे से बना सकते हैं। आप बोन्स ले सकते हैं, कोक ले सकते हैं और सिलिका ले सकते हैं, इनके थ्रू ये बनाया जा सकता है। नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर में थर्ड है लेस कैपेसिटी टू शो कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी, और ये नाइट्रोजन में काफ़ी कम देखी जाती है। वही छोटी साइज और लोन पेयर काफ़ी पास आने से ये बॉन्ड को वीक कर देती है। कुछ गिनती के एग्जांपल हैं जिसमें एक हाइड्रोजोइक एसिड जिसका जिक्र हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में किया था, आप उसमें दिख रहे हैं नाइट्रोजन खुद से जुड़ा दिख रहा है मुझे। पर एक कंपाउंड नाइट्रस का ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, इसमें एक नाइट्रोजन खुद से दिख रहा है, 2 ही नाइट्रोजन है। और इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजीन जिसका जिक्र भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में किया था। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करा, पर मैंने आपसे कहा कि ये बहुत वीक है, लोन पर पास आने से वीक हो जाता है बॉन्ड, इसलिए ज़्यादा कैटेनेशन शो नहीं करता है। चौथी एनोमली ये है कि फॉस्फोरस कुछ कंपाउंड बनाता है, CH3 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O टाइप कंपाउंड, या फिर एक और बनाता है CH। NCERT में इस क्वेश्चन का जिक्र है कि नाइट्रोजन इस तरह के कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो देखिएगा यहाँ पे 5 बॉन्ड मिल रहे हैं, और आप याद करें जब मैंने एक्साइटेड स्टेट शो की थी तो 5वां बॉन्ड बनाने के लिए S का इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हुआ था। मतलब जो 5वां बॉन्ड है ये पाई वाला, इसे बनाने में D ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। ऑक्सीजन के पास तो होता ही नहीं है तो इसने P यूज़ किया होगा, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग काम करी, D पाई P पाई बॉन्डिंग। अगेन याद कीजिए एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने S का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किया था,
डी में शिफ्ट किया था। इन 5 बॉन्ड में 4 तो सिग्मा, 1 पाई है, तो पाई लास्ट वाला किसका यूज़ हुआ होगा, डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ होगा, तो ये डी पाई है और ये पी पाई है। और नाइट्रोजन इसलिए नहीं बना सकता इस तरह के कंपाउंड, मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन रख दूँ फॉस्फोरस की जगह तो ये पूरी तरह ही गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इस तरह का पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई, इसलिए उस तरह के कंपाउंड नहीं बना सकता। नाउ फिफ्थ एनॉमली, लिगेंड्स से आप फैमिलियर होंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सेंटर एलिमेंट को जब इलेक्ट्रॉन पेयर दी जाती है दैट इज बाय लिगेंड्स। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन लिगेंड नहीं होता है, नाइट्रोजन के लिगेंड्स होते हैं, लाइक अमोनिया इज ए लिगेंड। मगर यहाँ ये बात आ रही है कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक के कुछ लिगेंड्स, लाइक फॉस्फोरस का एक लिगेंड है C6H5 होल थ्राइस, इसके पास भी लोन पे ये लिगेंड की क्या काम कर रहा है। आर्सेनिक का है, ये जो है ये बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, बैक बॉन्डिंग विथ मेटल। दैट इज डी पाई बॉन्ड, जो नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताती हूँ। बेसिकली आप कोऑर्डिनेशन रेफर कर लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा। बॉन्डिंग होती है सिंगलेट, इससे पहले ये मेटल जिसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी है किसी भी लिगेंड के फिली फील्ड ऑर्बिटल के साथ में इस तरह की ओवरलैपिंग करता है। ये भरा हुआ बता रहे हैं, ये खाली बता रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड तो नाइट्रोजन ही बना सकता है। और उसके बाद मेटल के पास में जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो ले रहा है वो देने की बात करेगा क्योंकि इसके भरे हुए हैं डी ऑर्बिटल्स। और इसके पास भी अगर इसी तरह कुछ खाली ऑर्बिटल्स पड़े हैं डी, तो जो देने के लिए आया था वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दिस कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, जिसमें ओवरलैपिंग जो है वो डी पाई के बीच में होगी। तो इस तरह की बॉन्डिंग डी और डी के बीच पाई बॉन्डिंग वो नाइट्रोजन नहीं दिखा सकता, मतलब वो सिर्फ देने का काम कर सकता है। और वो जो बदले में आप देखें लिगेंड ने पहले दिया, फिर अपने ही डी में मेटल जिसको दिया था उससे उसके खाली ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग के थ्रू ले लिया। बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। थोड़ा डिटेल में आपको जाने के लिए कोऑर्डिनेशन प्रेफर करना पड़ेगा। इसकी कंडीशंस बिल्कुल कोऑर्डिनेट जैसी होती है कि एक भरा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, पर जहाँ कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड का पार्ट होता है आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड का पार्ट होता है, तो इतना ही फर्क होता है उसमें कि दोनों में ही एक खाली और एक भरा होता है। दोनों को एक कोऑर्डिनेट एरो के निशान से शो करते हैं, मगर इसमें ये पाई बॉन्ड बन जाता है, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो आप फर्क समझिए कि ये डी नहीं रखता खाली, हम देख चुके हैं। इसकी वजह से ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे तो देता, पर मेटल के पास अगर हो तो वो अपने डी में ले नहीं सकता, डी है ही नहीं उसके पास। जबकि बाकी अगर फॉस्फोरस जाए बॉन्डिंग करने के लिए, आर्सेनिक जाए, तो जहाँ वो अपनी लोन पर देते हैं वहीं खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण यदि ऑब्वियसली डी में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के पास में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ले भी लेते हैं। तो इस तरह की डी पाई बैक बॉन्डिंग फॉस्फोरस और आर्सेनिक के लिगेंड तो बना सकते हैं, परंतु नाइट्रोजन का लिगेंड नहीं बना सकता। तो दीज आर द मेन एनॉमलीज ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल बना सकता है, बाकी नहीं बना सकते क्योंकि उसमें पाई बॉन्डिंग की कैपेसिटी है। दूसरा, वो अपनी वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसका 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स ही नहीं है। और ये भी एक बहुत माइनर फ़र्क के साथ में मैंने कहा आप याद रखिए कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल है क्योंकि लोन पेयर काफ़ी पास आ जाती है। इसके अलावा वो इस तरह के कंपाउंड नहीं बना सकता क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल यूज़ होंगे जो उसके पास में नहीं है। कैटेनेशन की काफ़ी कम कैपेसिटी, अगेन रीज़न स्मॉल साइज़ हो गया, छोटी साइज के कारण लोन पेयर काफ़ी करीब आती है, रिपल्शन से बॉन्ड वीक हो जाता है। और एक और वो लिगेंड की तरह तो काम करता है, पर लिगेंड बाकी इसकी फैमिली मेम्बर्स के जो बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर रख लेते हैं, ये कैपेसिटी इसके पास में नहीं है।